भारत और रूस ने मॉस्को में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ष 2030 तक $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय अनुसंधान, व्यापार, निवेश और फार्मा सहित 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट के समाधान के प्रयासों के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। केंद्र ने अलगाववादी गुट सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ाया और चेन्नई में T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत और रूस वर्ष 2030 तक व्यापार लक्ष्य $100 अरब करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच वार्ता आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रही। In terms of specific targets, the two leaders have set a new trade target of 100 billion by 2030. Alongside, they have also agreed on a joint statement on economic cooperation specifically till 2030. A significant element of today's discussion in terms of greater and stronger economic partnership also focused on connectivity corridors. In this regard, the two leaders spoke about the new proposed Eastern corridor, which is called Chennai-Vladivostok corridor. भारत और रूस ने प्रसार भारती और टीवी नवोस्ती के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर भी हस्ताक्षर किए। इसमें दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र, बड़े पैमाने पर व्यापार, पूंजी संबंध, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा और सुरक्षा से संबद्ध अधिकारी भी शामिल थे। श्री क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रूस सेना में गुमराह किए गए भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि रूसी पक्ष ने सभी भारतीय नागरिकों को रूसी सेना की सेवा से शीघ्र छुट्टी देने का वायदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले वर्षों में भारत और रूस संबंध और प्रगाढ़ होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने कहा कि पिछले 40-50 वर्षों से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की। इस अवसर पर श्री पुतिन ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए समाधान खोजने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव तरीके से मॉस्को की सहायता करने के लिए भारत की तत्परता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। ये पुरस्कार रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त कार्यनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री वर्ष 2023-24 में पहली बार 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। नई दिल्ली में आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2013-14 में खादी उत्पादों की बिक्री लगभग 31,000 करोड़ रुपए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग ने उत्पादन, बिक्री और रोजगार सृजन में कीर्तिमान स्थापित किया है। श्री कुमार ने कहा कि खादी युवाओं के लिए फैशन का
नया प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्रांड शक्ति से लोगों का खादी उत्पादों पर भरोसा बढ़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र ने अलगाववादी गुट सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सिख फॉर जस्टिस अमरीका आधारित गुट है और इसे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून संचालित करता है। भारत इसे आतंकवादी घोषित कर चुका है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में कारखानों से 9 लड़कियों और 14 लड़कों सहित 23 बाल श्रमिकों को बचाए जाने का उल्लेख किया गया है। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई कार्रवाई, विशेष रूप से बच्चों के पुनर्वास और उनके परिवारों से मिलाने के प्रयासों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। प्रोफेसर और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार के रूप में प्रोफेसर स्वामीनाथन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र रणनीति पर तकनीकी सलाह और आवश्यक पाठ्यक्रम सुधार का सुझाव देंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई। ये मुठभेड़ बिना गुंडा के जंगल में उस समय हुई जब जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स और सीमा सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम छोटे बेठिया इलाके में सर्च अभियान पर थी। मुठभेड़ के बाद मौके से माओवादी का शव और 2 राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होगा। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में कल होने वाले उपचुनाव के लिए 315 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच ही देखा जा रहा है। देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है, जबकि भाजपा ने होशियार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस उपचुनाव में 4 सीटों के लिए मतदाता कल मतदान कर 35 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 4 सीट रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला पर कल उपचुनाव होगा। 1097 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 9,94,616 है। इस उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बलों की 70 कंपनियां तैनात की गई हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 13 जुलाई को होगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। बिहार में पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में भी कल उपचुनाव होगा। 11 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला लगभग 3,13,000 मतदाता करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट और चमोली की बद्रीनाथ सीट के लिए उपचुनाव कल होंगे। बद्रीनाथ के 4 उम्मीदवार और मंगलौर जिले के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 6 जिलों के 200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें अधिकतर तराई क्षेत्र के हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। राज्य में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन 27 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज मोहन लाल बडोली को हरियाणा प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस वर्ष अक्टूबर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री बडोली वर्तमान में सोनीपत जिले के राई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। महिला क्रिकेट में चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 85 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए थे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम 17 ओवर और 1 गेंद में 84 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया मुख्य कोच बनाया है। उन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। गंभीर को नया मुख्य कोच बनाए जाने की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की सफल यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया रवाना हो गए हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और उनकी मां श्रीमती धन माया तमांग ने मितोंगगांग में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर सप्ताह भर चलने वाले पर्यावरण पर्व में भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ये अभियान माताओं का सम्मान है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री ने सभी को अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए अपनी मां और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुंबई पुलिस ने आज वर्ली BMW हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। मिहिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है। उसकी कार ने मुंबई में एक बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट UG पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार इन्हें बिहार के नालंदा और गया जिलों से गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्धता ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त किया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य भाजपा की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक के समापन समारोह में उन्होंने ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और रूस ने मॉस्को में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ष 2030 तक $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय अनुसंधान, व्यापार, निवेश और फार्मा सहित 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट के समाधान के प्रयासों के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्ट प्रदान किया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।